हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन का आंसर राइटिंग सेशन मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज पेपर फर्स्ट, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, उसी पेपर को आज हम लेकर के आए हैं। और जितने भी करंट अफेयर्स के मैटर हो सकते हैं, जितने भी अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस को आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग फ्रेम करके मैं लेकर के आया हूं। साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में कि किसको बनाया गया है 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष। फिर 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर साथ ही साथ बात करेंगे स्माइल योजना से संबंधित कौन है और स्माइल योजना का जो पुरस्कार दिया गया है, स्माइल योजना के बारे में जो बताया गया है, ये किसके द्वारा बताया गया। इन सभी टॉपिक्स को और साथ साथ पढ़े भारत अभियान को भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पढ़ो भारत अभियान के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पीएम श्री योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लागू किया गया है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में आपको ये आंसर फ्रेम करने के लिए आएगा। तो साथियों, बिना देर किए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, जब कभी भी मैं आंसर फ्रेमिंग करता हूँ तो यूपीएससी के ही फॉर्मेट पर करता हूँ, क्योंकि इसी फॉर्मेट पर आपको भी मेन एग्जामिनेशन में आंसर फ्रेम करना होगा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने आंसर लिया वो जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से लिया है। और यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने लिया है वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में लिया है। हाँ साथियों, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथियों, जब कभी भी आप इस टाइप के आंसर्स को फ्रेम करिएगा तो आप कोशिश करिएगा कि उसको करंट अफेयर के साथ कोरिलेट करने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितने अच्छे से अच्छे आप करंट अफेयर के साथ इसको कोरिलेट करेंगे, उतना अच्छा से अच्छा, उतना बेहतर आपका आंसर होगा। देखिए, क्योंकि ये करंट का भी मामला है, ये 22वां पूछ दिया है तो जाहिर सी बात है 22वें के बारे में ही आपको बताना है। ये कब बने हैं, कैसे बने हैं, कहाँ के ये जस्टिस थे, इन सारी बातों को आपको लिखना जरूरी होता है। तो साथियों, आप ऑब्जर्व करिए, 7 नवंबर 2022 को कर्नाटका हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी साहब कौन थे साथियों, तो ये सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हैं। कहाँ के जज थे, तो साथियों कर्नाटका हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। इनका नाम था साथियों ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे पहले ये कहाँ के हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट के हैं। ये सेवानिवृत्त मीन्स कि ये रिटायर होने के बाद ऋतुराज अवस्थी साहब को इनको क्या बनाया गया, 22वां नंबर का जो विधि आयोग बनाया गया है, उसी 22वां नंबर का विधि आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अब बनाता कौन है साथियों, विधि आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा ये नियुक्ति दी जाती है, तो साथियों केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया है। जबकि इनके साथ ही साथ सिर्फ इन्हीं को नया अध्यक्ष नहीं बनाया है, जबकि न्यायमूर्ति केटी शंकरन को, फिर प्रोफेसर आनंद पालीवाल को, प्रोफेसर डीपी वर्मा को, प्रोफेसर राका आर्या को आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। साथियों, जब किसी भी चीज़ की नियुक्ति होती है तो उसके जो भी पुराने सदस्य होते हैं उन सभी पुराने सदस्यों को हटा दिया जाता है, साथ साथ अध्यक्ष भी हटते हैं और वहाँ के पुराने सदस्य भी हटते हैं। तो यहाँ पे किसको बना दिया गया है, तो आपने देखा यहाँ पे ऋतुराज साहब को बना दिया गया है, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट के, कर्नाटका हाईकोर्ट के। उनके बाद से उनके साथ साथ इतने लोगों को और क्या बनाया गया, विधि आयोग का सदस्य बनाया गया है। साथियों, इन्हें 13 अप्रैल 2009 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था। किसको बनाया गया था, तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऋतुराज अवस्थी साहब हैं, जो ऋतुराज ये अवस्थी साहब हैं, इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश भी यहाँ पे बनाया गया था। कहाँ का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इस दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन देने जाएंगे, यहाँ से करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, बनाया गया था और वह 24 दिसंबर 2010 को अस्थाई न्यायाधीश बने थे। कहाँ पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब एक बात हम यहाँ पे नोट करके लिखे हैं साथियों, स्वतंत्रता से पूर्व 1934 में गवर्नर विलियम बेंटिंग के द्वारा मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। साथियों, ये फैक्ट भी आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है कि पहला विधि आयोग कब बना था और स्वतंत्रता पूर्व जो विधि आयोग बना था वो कब बना था, किसकी अध्यक्षता में बना था। तो साथियों, आप सभी को पता है
कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही फर्स्ट विधि आयोग की यहाँ पे भारत में बनाया गया था। और जो फर्स्ट विधि आयोग बना था उसमें कौन सा हमारा बुक लिखा गया था, तो साथियों लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा हमारा इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया गया था। और उसमें भी सिर्फ लॉर्ड मैकाले साहब ही नहीं थे, 3 और सदस्य थे, जिसमें मेलेट थे, मैक्लियोड थे और एडरसन साहब, ये 3 लोग सदस्य थे और लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष थे। इससे ऐसे ही जैसे यहाँ पे ऋतुराज साहब को अध्यक्ष बनाया गया है और बाकी प्रोफेसर्स को और जितने भी अन्य जजेस हैं उनको मेंबर के तौर पे बनाया गया। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको विश्वास करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे कि ये 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है और ये किस जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान किया जाता है और ये कैसा पुरस्कार होता है, ये कितने नंबर का पुरस्कार है जो कि इस बार प्रदान किया गया है। साथियों यहाँ पे सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया गया। किसको दिया गया है साथियों, तो मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको दिया गया है साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आशा पारेख जी को क्या दिया गया है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, अब आशा पारेख को यह पुरस्कार नई दिल्ली में 30 सितंबर 2022 को, देखिए यहाँ पे किस तरह से करंट अफेयर को भी लगाया गया। 30 सितंबर 2022 को आयोजित 68वें जो 68 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह था, उसी फिल्म समारोह में जो 68 नंबर का था उसी में इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा अवार्ड, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात करते हैं। अब देखिए आशा पारेख क्या हैं। आशा पारेख फिल्म जगत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। क्या है साथियों, तो फिल्म जगत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, निर्देशक भी हैं और साथ साथ निर्माता होने के साथ साथ एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। मीन्स की एक अच्छी डांसर भी हैं, मीन्स की इनको अच्छा नृत्य भी आता है। कौन सा नृत्य आता है साथियों, तो शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य भी इनको आता है। देखिए अब बात करते हैं, यह सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है साथियों ये सर्वोच्च पुरस्कार है। किसके क्षेत्र में, सिनेमा, अगर हम फिल्म जगत में जाएं तो वहाँ पे सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, जिसकी शुरुआत 1969 में भी हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल जिसको गोल्डन लोटस, एक शॉल और 10 लाख रुपए नगद के रूप में पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। कब प्रदान किया जाता है साथियों, जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसी को प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें ये सारी बातें बताई जाती हैं। अगर आप कभी भी आंसर को अपने फ्रेम करिएगा दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये सारे टॉपिक को आप, ये जो मेन टॉपिक है, आप इन सभी टॉपिक को कहीं ना कहीं ध्यान में अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको अगर करंट से मैटर कम भी मिलता है तो आप ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में सजा करके लिख सकते हैं और बेहतर नंबर पा सकते हैं। क्योंकि करंट की चीज़ें कभी कभार दिमाग से स्लिप कर जाती हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें आप पढ़े रहेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेंगी और वो बातें भी आप लिख देंगे उसके रिस्पेक्ट में, तो आपको आंसर पे वहाँ पे मार्क्स असाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन आ रहा है, पढ़े भारत अभियान। साथियों जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब के सब 5-5 नंबर के हैं और 5-5 नंबर मीन्स कि 5 नंबर इज इक्वल टू 1 पेज में आपको ये आंसर लिखने हैं, या फिर 1 पेज में लिखिए, या फिर जितना वर्ड लिमिट दिया रहेगा उसी वर्ड लिमिट्स में आपको लिखना रहेगा। या तो 75 वर्ड लिमिट में लिखिए, या तो 50 वर्ड लिमिट में लिखिए, या जितना वर्ड लिमिट एग्जामिनर के द्वारा दिया जा रहा है उसी वर्ड लिमिट में आपको आंसर लिखना है। देखिए पढ़े भारत अभियान के बारे में, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। किस चीज़ का शुभारंभ किया साथियों, तो पढ़े भारत का शुभारंभ किया। किसके द्वारा किया गया, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या हैं, तो ये केंद्र शिक्षा मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा ये पढ़े भारत का अभियान की शुरुआत किया गया। अब आगे देखिए, यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने यथा रचनात्मक महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, एक तो शब्दावली के बारे में बात कर रहा है, साथ ही साथ मौखिक और लिखित दोनों में अभिव्यक्ति की क्षमता को क्या करना है, विकसित करना है। मीन्स कि उनके स्किल को डेवलप्ड करना है, उनके कौशल को और इन्हांस करना है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। आगे देखिए साथियों क्या कह रहा है कि बाल वाटिका से 8वीं तक के कक्षा के बच्चों को अभियान का हिस्सा
थे। मीन्स कि बाल वाटिका, बाल वाटिका का मतलब होता है जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों से लेकर के जो 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं वो इस अभियान के क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ यह पढ़ाई अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों मीन्स कि 14 सप्ताह के लिए आयोजन किया गया था। तो आप लोगों ने अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लिया कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी बातें थी। तो साथियों ये कौन सी बातें के बारे में बात कर रहा है, पढ़े भारत अभियान के बारे में बात कर रहा है। और पढ़े भारत अभियान में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे कौशल विकास मंत्री साहब धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक पहल चलाया गया है जिसको पढ़े भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। और इसमें उन बच्चों को रखा गया है जो कि बाल वाटिका से लेकर के 8वीं तक के छात्र हैं, उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, रखा गया है। और उनमें क्या देखा जा रहा है, उनमें उनके लिखावट को और उनके बोलने की कला को क्या किया जा रहा है, बढ़ाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। यहाँ पे योजना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है, योजना से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। साथ ही साथ अब साथियों हम देखते हैं यहाँ पे स्माइल योजना के बारे में कि ये क्या होता है। स्माइल योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया स्माइल योजना, तो देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के थीम ऑडिटोरियम में केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल का शुभारंभ किया। किसके द्वारा किया गया साथियों, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। कब किया गया, तो 12 फरवरी 2022 को ये किया गया। आप इसको देख करके कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये करेंट अफेयर है, 12 फरवरी 2022 की बात की जा रही है। और कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये सारा कार्य किया जा रहा है। अब आगे देखिए, इसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस योजना का मकसद, अब योजना का मकसद भी तो कुछ होना चाहिए। जब आप आंसर फ्रेम करेंगे तो एज यूजुअल इसी तरह से आप अपने शब्दों में आंसर को फ्रेम करेंगे। इस योजना का मकसद हाशिए पर खड़े व्यक्ति, हाशिए पर का मतलब होता है कि जो कि समाज में एकदम निचले तबके के लोग होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्ति को आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना है। इसका मतलब क्या है, जो समाज से वंचित है उनका मदद के लिए, उन्हीं के मदद के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में इस योजना से ट्रांसजेंडर समुदाय, जिनको हम लोग क्या मानते हैं, जिनको हम लोग ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय, और साथ ही साथ भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। इस योजना के तहत इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। इसको क्या नाम दिया गया, इसको स्माइल योजना का नाम दिया गया। साथियों, स्माइल योजना वो योजना है जिसमें बताया जा रहा है जो लोग हाशिए पे खड़े हैं, हाशिए का मतलब होता है जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो दयनीय स्थिति में है, उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। और इसमें किसको रखा गया है, उस व्यक्ति को रखा गया है जो कि ट्रांसजेंडर हैं, और उसको रखा गया है जो कि भीख मांगता है। इन दोनों व्यक्तियों को रखा गया है, और भी लोगों को शामिल किया गया है जिनका, जो अपने जीवन को यापन करने में अच्छा नहीं महसूस कर पाते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पे रखने का प्रयास किया है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, यह क्या है, यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के लिए एक प्रयोगशाला होगी, जिसके पहले चरण के तत्वाधान में 1450 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। साथियों, इसमें अभी आपको ये चीज़ देखिए, थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया। हाँ, अब यहाँ पर देखिए PM श्री योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया साथियों। अब हम बात करेंगे PM श्री योजना के बारे में कि ये PM श्री योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है, किस किस चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो साथियों, PM श्री योजना को हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई पहल की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है साथियों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, क्या है नाम लर्न करके रखिएगा, फुल फॉर्म लर्न करके रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देता है। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक पहल की घोषणा की गई है। अब इस घोषणा के तहत क्या किया गया है साथियों, इस घोषणा के तहत कहा गया है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के लिए एक प्रयोगशाला होगी। ये क्या होगी, ये नई शिक्षा नीति के लिए एक प्रयोगशाला होगी। पहले चरण के तहत कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। मीन्स कि जो स्कूल है, स्कूल तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत, PM श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों को अपग्रेड करने का कार्य किया जाएगा। कितने स्कूलों को टारगेट रखा गया है, तो 14,500 स्कूलों को टारगेट पर रखा गया। PM श्री योजना देश में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। यहाँ पे इसको क्या किया गया है, ये एक प्रायोजित योजना है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय द्वारा
प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूद स्कूलों को मजबूत करना है। मीन्स कि जो स्कूल में शिक्षा है, जो शिक्षा नीति लागू की गई है, जो 2022 की जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इस पीएम श्री योजना के तहत उसको क्या किया जा रहा है, उसको और बढ़ावा देने की बात की जा रही है और उसमें स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात की जा रही है। मीन्स कि उसको कहा जाए तो उसको मॉडर्न और डिस्कवर करने की बात की जा रही है इस पीएम श्री योजना के तहत। तो साथियों, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फ्रेम करके लाया था, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश किया और साथियों इसको मैं करंट अफेयर के साथ भी लिंक करने का कोशिश किया। जब आप इसको लिंक करके पढ़ेंगे किसके साथ, करंट अफेयर के साथ, और जब आप अपने आंसर को मेन एग्जामिनेशन में फ्रेम करेंगे तो आपका आंसर और भी बेहतर आंसर हो करके आएगा जब आप एग्जामिनेशन दे करके निकलेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर एक इन्फॉर्मेशन और आपको मैं शेयर करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूं तो आपको आसानी से मिले। साथियों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर बेहतर लग रहा है तो और भी बेहतर मैं इसको बनाने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।